हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। चीन की वर्तमान स्थिति पर क्रांतिकारी ताकतों के बीच गंभीर उलझन है। तो इस उलझन पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक भी हैं। उन्होंने चीन किधर से अपना विश्लेषण किस्तों में जारी करने की कवायद की है। तो ये रही पहली कड़ी। चीन अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएगा? महान आधुनिक समाजवादी देश बनने की दिशा में, जैसा कि शी जिनपिंग ने घोषणा की है, या साम्राज्यवादी देश के रूप में मजबूत बनने की दिशा में, जैसा कि उसकी नीति से दिखाई पड़ रहा है। 1980 के दशक में देंग जियाओपिंग के दिशा निर्देश में पूंजीवाद की दिशा में कदम बढ़ाने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण भारत के साथ उसके संबंधों में आए बदलावों से मिल जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दो देशों में दुश्मनी का जो माहौल बना था वह इसी काल में सुधर सका। यह घटना भी याद करने लायक है। उक्त युद्ध के पहले दोनों देशों के बीच सीमा समझौता के गंभीर प्रयास हुए थे। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दोनों देशों की परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता के पक्ष में भी थे, लेकिन जबरदस्त विरोध के दबाव में झुक गए। दबाव वाले नेताओं में तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी अग्रणी थे। लेकिन स्थिति ने ऐसी पलटी मारी कि भारत चीन संबंध को मधुर बनाने की पहल करने वालों में अग्रणी भूमिका यही दोनों निभाने लगे। जिस समय दोनों देशों के बीच संबंध की बुनियाद रखी जा रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्रमशः देसाई और वाजपेयी ही थे। इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टियों का नजरिया भी कुछ इसी अंदाज में बदला था। जाहिर है 1956 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवाद की राह पकड़ लेने के बाद भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में भी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई थी, जिसे सैद्धांतिक और राजनीतिक आवाज सोवियत संघ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच महान विवाद से मिली और इसका अंत पार्टी के भीतर दो टूटों से हुआ। क्रमशः 1964 और 1967 में पार्टी भाकपा, माकपा और सीपीआई-एमएल तीन टुकड़ों में बंट गई। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में देश का कम्युनिस्ट आंदोलन दो खेमों में बंट गया। भाकपा खुल्लम खुल्ला सोवियत खेमे में, माकपा तटस्थता के दिखावे के साथ सोवियत खेमे में और एमएल चीन के खेमे में नजर आने लगे। पूंजीवादी विचारकों की नजर में यह विदेश की दलाली थी, लेकिन सर्वहारा राजनीति के अनुसार यह बिरादराना अंतर्राष्ट्रीयवाद का तकाजा था। 1980 के दशक में यह तस्वीर बदल गई। सोवियत संघ और चीन की दूरी पटने लगी। तदनुसार भाकपा और माकपा भी चीन समर्थक बन गए और एमएल खेमा के लिबरेशन ग्रुप को छोड़कर एक एक कर सभी ग्रुप चीन विरोधी बन गए। इसलिए भाकपा के भारत के वामपंथी खेमे से भाकपा, माकपा और लिबरेशन ग्रुप इस शताब्दी उत्सव में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई संदेश भेजने वालों में हो सकते हैं। चीन ने इस नई दिशा में अपनी यात्रा देंग के 4 आधुनिकीकरण के नारे के साथ शुरू की थी। उनका लक्ष्य था कृषि, उद्योग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा सेना का आधुनिकीकरण। उसी समय 5वें आधुनिकीकरण, जनतंत्र का आधुनिकीकरण के लिए भी आवाज उठनी शुरू हुई थी, जिसकी पराकाष्ठा 1989 के दमन में दिखाई पड़ी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चीन की सरकार ने विदेशी पूंजी के प्रवेश के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तब कुछ हलकों में यह कयास लगाया जाने लगा था कि भारत व अन्य उत्पीड़ित देशों की तरह चीन भी विदेशी कर्ज और अंतर विदेशी प्रभुत्व के चंगुल में फंस जाएगा। लेकिन यह अनुमान सही निकला और चीन 4 दशकों में साम्राज्यवादी देश बन गया। 4 आधुनिकीकरण का घोषित लक्ष्य तो उस समय भी चीन को आधुनिक समाजवादी देश बनाना ही था, जिसे चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद या बाजार समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म के रूप में पेश किया गया। इस नए जुमले पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरा जुमला गढ़ लिया गया,
कि सबसे पहले चीन को मध्यम दर्जे का संपन्न देश बनाना है, जिसके पूरा होने की घोषणा सी ने शताब्दी समारोह में की। उस समय मार्क्सवादी जगत में इस जुमलेबाजी का औचित्य साबित करने के लिए लेनिन की नई आर्थिक नीति को याद किया जाने लगा था। कहा गया था कि जिस तरह लेनिन ने इस नीति की बदौलत समाजवाद का भौतिक आधार तैयार किया था, जो ऐसे ही चीन की सीमित पूंजीवाद का विकास करंतः समाजवाद को ही मजबूत करेगा। लेकिन अब तो साफ दिखने लगा है कि इसका अघोषित लक्ष्य बाजार नीति के रास्ते धीरे धीरे और चोरी छिपे पूंजीवाद को फिर से स्थापित करना और मजबूत बनाना था। वस्तुतः इसी लक्ष्य को हासिल करने में देंग से लेकर सी तक का नेतृत्व सफल रहा है। प्रारंभिक दौर में देंग की नीति थी काम ज्यादा करो, उपलब्धियों का ढिढोरा कम पीटो। अब तो यह नीति भी चल अब यह तो अब यह नीति चल भी नहीं सकती, क्योंकि दुनिया पर इसका प्रभाव दिखने और महसूस होने लगा है। आगे साम्राज्यवादी जगत के अन्य प्रतियोगियों की चुनौतियां बढ़ने वाली है। भविष्य में शीत युद्ध शुरू होने वाला है, जिसमें सारी दुनिया के पिसने का संकेत मिलने लगा है। यह कितना भयावह होगा, यह तस्वीर साफ नहीं है। इसकी तलाश आगे। तो ही रही पहली कड़ी। दूसरी कड़ी जैसे ही उपलब्ध होगी मैं हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप इसे सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।